नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द लीगल फाइल्स। आई एम मनमोहन जायसवाल, सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 को बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल के अंदर, क्योंकि जब आर्टिकल 19 के नोट्स प्रिपेयर करें तब कोशिश ये रही है कि इंडिया का कोई भी एग्जाम, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम है या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से भी आए वो अपनी स्लाइड से बाहर ना जाए, इस तरह की मैंने कोशिश करी है। तो बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। और एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो दिल थाम के रखना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना इस वीडियो में, और लास्ट में आप खुद थैंकफुल होंगे कि इस तरह से पूरे YouTube के जितने भी वीडियोस हैं अब तक किसी ने भी इतना डीप, डिटेल और अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये तो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और शायद लॉन्ग के साथ साथ क्या पता ये वीडियो 2 पार्ट में बन जाए। तो फिर चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 जो है हमें फ्रीडम देता है। हमारे कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 के तहत आएंगे, जो बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे कि सबसे पहले ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट। पहली लाइन ही देखूं, सिटीजन्स को ये आर्टिकल 19 का अधिकार मिलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट, क्या क्या कौन कौन से राइट हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैं, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, बिना आर्म्स के होने चाहिए, आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, आप पूरे इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हो, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। नेक्स्ट, आप रिजाइड कर सकते हो, कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, पूरी इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जाके आप रिजाइड कर सकते हो, रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। और एफ जो है ये कहता है टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। इस फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर है, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत इसे यहां से हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसे कहां पर पहुंचा दिया? इसे पहुंचा दिया आर्टिकल 300A के अंतर, और इसके साथ आर्टिकल 31 को भी इसी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन दोनों को यहां से हटाकर 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, इट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। और लास्ट है कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो ये राइट्स हमें आर्टिकल 19 देता है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज जो है आर्टिकल 19 का, वो तो हमें इन सारे राइट्स के बारे में बता रहा है, और इसके अलावा जो क्लॉजेस हैं वो हमें इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के टाइम कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी होगी, वो इन क्लॉजेस के अंदर बता रखी है। जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, इसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगी क्लॉज 2 के अंदर। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसकी है क्लॉज 3 के अंदर। टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी है क्लॉज 4 के अंदर। और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी और टू रिजाइड एंड सेटल, इन दोनों का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये क्लॉज 5 के अंदर है। और ये जो लास्ट है जी, इसकी क्लॉज 6 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो चिंता मत करो, अभी तो हमने सिर्फ ये जो लिखा है इसकी बात करी है, अब थोड़ा सा इसको डीप और डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो ये अधिकार आप एक्सरसाइज करोगे
बट उसके लिए रीजनेबल कंडीशन कहाँ है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये टोटल 8 इस तरह की रेस्ट्रिक्शन है जिसे ध्यान में रखकर हम आर्टिकल 19(1)(a) को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का ध्यान रखना है, फ्रेंडली रिलेशन देखने हमको फॉरेन स्टेट से, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना, डिसेंसी मॉरलिटी का ध्यान रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। हमारे स्पीच और एक्सप्रेशन में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि इन सब पे इफेक्ट पड़े। अगर इन पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम वो अधिकार स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाए, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि किसी की डिसेंसी खराब हो जाए, मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि फॉरेन स्टेट, जो हमारे फॉरेन स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब हो जाए, हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि किसी ऑफेंस में इंसाइटमेंट हो, वो प्रोवोक हो जाए और वो ऑफेंस कर दे, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारे ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब इन रेस्ट्रिक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओरिजिनली ये 2nd, 5th, 6th और 7th ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन थी, बट बाद में धीरे धीरे जो लिखा है 8th, 4th और 3rd कंडीशन, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर इंसर्ट की और इनका प्रभाव रिट्रोस्पेक्टिव रखा गया। अब रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना तब से हम इन कंडीशंस को मानेंगे कि वो कंडीशंस तब से इफेक्ट में आ चुकी है, ठीक है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव कि जिस दिन आज अगर कोई अमेंडमेंट किया तो वो आज से अप्लाई होगा, बट रिट्रोस्पेक्टिव पुरानी डेट से हम किसी भी लॉ को या प्रोविजन को अगर लागू करते हैं तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है ये 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से जोड़ा गया। तो इन सारी कंडीशंस को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि बहुत एग्जामों में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो जो बेयर टेक्स्ट लिखा है आर्टिकल 19(1) के अंदर ABCDEFG, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से में था, अब वो कहां पर पहुंच चुका है, ठीक है। जैसे कि आप मूव कर सकते हो फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के कौन से उस पार्ट के अंदर है, जैसे 19 के 1 के A में है, B में, C में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और रीजनेबल कंडीशन है ये, हालांकि थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से ये कंडीशंस को जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार को देना, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल है वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डेमोक्रेसी का बलवॉर्क कहा जाता है। बलवॉर्क का मतलब कि जब भी स्टेट के कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन होंगे तब आप अपनी आवाज उठा सकते हो। यही होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यही होता है हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, क्योंकि इसी अधिकार से आप कोई भी सरकार की चाहे पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक मैटर हो, सोशल मैटर हो, पॉलिटिकल मैटर हो, जब तक आप अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये अधिकार जो है आपको एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करता है जहां पे आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो, पॉलिटिकल मुद्दों को डिस्कस कर सकते हो और अपना एक ओपिनियन फ्रेम कर सकते हो। इसी को कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी है। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी बातें बोली कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल्दो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होता, ये एक रेस्ट्रिक्टेड राइट होता है, क्योंकि इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगी, उनका आपको ध्यान में रखते हुए अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करोगे। तो अब तक जो बातें हमने पढ़ी आर्टिकल 19 के अंदर वो सारी बेयर टेक्स्ट की बातें थी, जो बेयर टेक्स्ट के अंदर लिखा है, जो अधिकार दे रखे हैं और उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो दे रखी है।
लेकिन इसी आर्टिकल 19 के अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए का मतलब जो डायरेक्टली आपको बैरक के अंदर नहीं मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि वो सारे अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। जैसे कि freedom of press, commercial speech, fly national flag, right not to speak or remain silent, right to protest, right to receive information, right to internet, right to express gender, right to telecast or broadcast, right to criticize government and public officials, right to artistic expression, right to academic freedom, right against telephone tapping। अब ये इतने सारे अधिकार जो हैं ये हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलते हैं। अब अगर आप बुक्स देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि सबसे फेमस बुक्स जैसे सिरवई हैं, जे.एन. पांडे हैं, और भी तमाम बुक्स हैं, हालांकि इन सारों को पढ़ने के बाद और मैंने जितने भी PYQs देखे हैं नेट के, जुडिशरी के, इस आर्टिकल 19 के अंदर से क्या क्या पूछा जाता है उन सबको स्टडी करके फिर ये अधिकार आपके सामने यहाँ लिखे हैं। और सिर्फ अधिकार नहीं है, इसके साथ इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस, कौन कौन से जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सब भी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे क्योंकि हर एग्जाम में अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाने के ऊपर अगर एग्जामिनर आता है तो फिर वो आर्टिकल 19 के अंदर जो छुपे हुए अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, फिर वो वहां से पूछते हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपकी मेहनत मैंने कर ली है, सिर्फ आप इस वीडियो को देखो और अच्छे से पूरा देखो और आर्टिकल 19 एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से अधिकार है, उसमें सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर अगर थोड़ा यूएसए का अगर हम पढ़ें तो यूएसए के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई स्पेशली मेंशन ऐसी कोई आर्टिकल नहीं था, कोई क्लॉज नहीं था। लेकिन जब यूएसए का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, स्पेशली मेंशन किया वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस उससे कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा किससे? उससे कि एक सरकार और सिटीजन के बीच में जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर अधिकार हैं। और यूएस सुप्रीम कोर्ट जहां पर टर्मिनिलियो वर्सेस शिकागो का एक केस था जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक मैच्योरिटी टेस्ट रखा। इस मैच्योरिटी टेस्ट में कहा कि अगर गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन या पॉलिसी से अगर प्रेस डिसेंट होती है, मतलब डिसएग्री होती है और उसे एक्सेप्ट कर ले गवर्नमेंट, तो उससे ये पता चलता है कि वहां का नेशन कितना मैच्योर है। कितनी अच्छी बात बोली है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में प्रेस का हाल तो आप सबको पता ही है क्या चलता है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये देखते हैं सबसे पहले। हालांकि इंडिया के अंदर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे अमेरिका के अंदर एक अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया इस फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बट इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे मेंशन नहीं है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। ये इम्प्लाइड है और ये इम्प्लाइड कैसे पता चला? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड है और इन केसेस से हमको पता चला। तो जिसमें सबसे पहला केस है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस लेज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना और फ्रीडम ऑफ प्रेस होना उसकी नींव है, उसका फाउंडेशन है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो प्रेस कैसे फिर लोगों को एजुकेट कर पाएगी? तो इसलिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी फाउंडेशन है। नेक्स्ट केस है सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962। इस केस में क्या कहा कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर जीनस है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस उसका स्पीसीज है। ठीक है, ये जो बातें है ना, ये बातें एग्जाम में आती है। नेट के एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे इन केसेस के, और
गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर प्राइजेस पेजेस सर्कुलेशन वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। अगर गवर्नमेंट न्यूज़पेपर के ऊपर या जैसे सर्कुलेशन के ऊपर नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो इसका मतलब आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती। नेक्स्ट केस है बेनेट कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर आप फिक्स कर रहे हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर तो वो वायलेशन होगा इस फ्रीडम ऑफ प्रेस का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्योंकि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, और इट लाइज इन बोथ सर्कुलेशन एंड कंटेंट। कंटेंट में और सर्कुलेशन में भी हमारी फ्रीडम रहेगी। ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। और नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम अथॉरिटी। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यही है कि आप गवर्नमेंट जो होगी वो प्रेस को इंटरफेयर नहीं करेगी, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई है सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट है राइट टू कॉमर्शियल स्पीच और एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट जो है क्या वो आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मैटर गया हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप कोई भी बात कहते हो कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, बट जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं जहां मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तो वो इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से आप कोई सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थॉट प्रमोट नहीं हो पा रहा है, तो वो नहीं आएगा एडवर्टीजमेंट इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यू को मॉडिफाई किया और टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना जाएगा, बट वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए। और ये कहा कि पब्लिक हैज अ राइट टू रिसीव कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को फहराना ये भी अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो पहले अमेरिका की बात करते हैं कि यूएसए के अंदर ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इस अधिकार को इतना एक्सटेंड कर रखा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आड़ में, और अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से आप खुश नहीं हो और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप फ्लैग को जलाकर प्रोटेस्ट कर सकते हो। इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रखी है इस राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग के अंदर, बट इंडिया में इस तरह की बातें नहीं होती है, क्योंकि हमारे एक फ्लैग के पीछे लाखों करोड़ों सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं सालों तक और अब भी दे रहे हैं। तो हमें तो उनका रेस्पेक्ट करना है, हमारे फ्लैग का रेस्पेक्ट करना है। हम जलाकर उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग इज आवर फंडामेंटल राइट कवर अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी डन विद द डिग्निटी इन अकॉर्डेंस विथ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इतने सारे हमारे पास कानून हैं जो ये कहते हैं कि आप राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग का अधिकार है, बट आपको अपने अधिकार को कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो इनके अंदर बता रखी है, उनको फॉलो करते हुए आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हो। अमेरिका की तरह नहीं है प्रोटेस्ट के अंदर जला दो झंडे को भी, ये कोई बात हुई क्या? नेक्स्ट अधिकार है राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू रिमेन साइलेंट। इसका केस है बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, जिसको नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है।
हालांकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इस केस में क्या हुआ कि केरला के एक स्कूल था, वहां पे 3 बच्चे थे। हालांकि बच्चे बहुत थे, लेकिन 3 बच्चों ने क्या किया, नेशनल एंथम जब गा रहे थे तब वो रिस्पेक्टफुली खड़े थे, बट वो गा नहीं रहे थे, वो चुपचाप थे अपने। तो स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया, उनको स्कूल से निकाल दिया। किस बात पे कि आपने नेशनल एंथम नहीं गाया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपने जो स्कूल से बच्चों को निकाला है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगर वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट दे रेस्पेक्टफुली स्टैंड जब नेशनल एंथम गाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये अधिकार दे दिया कि राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस इंक्लूड राइट नॉट टू एक्सप्रेस और टू रिमेन साइलेंट। कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू रिमेन साइलेंट का भी अधिकार माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू यूज पब्लिक स्पेस फॉर एक्सप्रेशन। तो एक तो है प्रोटेस्ट करने की बात, और दूसरा है कि आप पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल कर सकते हो एक्सप्रेस करने के लिए। तो प्रोटेस्ट के अंदर ये कहा गया कि प्रोटेस्ट का जो अधिकार है वो 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है, और 19(1)(b) जो क्या कहता है कि आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, तो ये भी उसका पार्ट माना जाएगा। तो आपका जो प्रोटेस्ट का अधिकार है ये दोनों के अंतर्गत आता है, तो इसलिए राइट टू प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, मूल अधिकार है, 19 के अंदर आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में क्या कहा कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है उस डेमोक्रेसी का, तो प्रोटेस्ट को कंप्लीटली बैन कर देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऑल्दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगी, पीसफुली आप करोगे, ये सब कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहीन बाग का केस 2020 का। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के लिए इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप पब्लिक प्लेस को रोड को ब्लॉक करके आप वहां पे धरने पे बैठे हो, जिससे कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होता प्रोटेस्ट करने का। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, आपका अधिकार है, तो आप पीसफुली करो, जिससे कि आम जनता को कोई भी डिस्टर्बेंस या इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट जो है आपके 19(1)(a) और (b) दोनों के अंदर आता है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अब ये राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन के अंदर कि हम बोल रहे हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव करने का भी हमारे पास अधिकार है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो हम अपना ओपिनियन कैसे बनाएंगे, हम बात कैसे करेंगे, स्पीच कैसे देंगे। तो ये भी इस राइट टू इंफॉर्मेशन जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पार्ट में आता है और 19(1)(a) के अंदर आता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1975। इस केस में क्या हुआ कि राज नारायण जो हैं वो चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो इंफॉर्मेशन थी या डॉक्यूमेंट थे उनको डिस्क्लोज करवाना चाहते थे, बट स्टेट ने क्या किया, उनको डिस्क्लोज नहीं किया और प्रिविलेज क्लेम कर दी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन का अधिकार भी इंक्लूडेड है, और यही हमारी डेमोक्रेसी के अंदर है कि गवर्नमेंट के एक्शन की इंफॉर्मेशन सिटीजन को होनी चाहिए, बट रीजनेबल सिक्रेसी जो है वो अलाउ की जा सकती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले होते हैं, वहाँ हर इंफॉर्मेशन सिटीजन को प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। और इसी का एक स्टैच्यूटरी एक्सटेंशन है RTA एक्ट 2005, और इस एक्ट ने अब लीगल अधिकार दे दिया है कि आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो थ्रू RTI, just to promote transparency and accountability in government departments. Next है right to receive information include right to know about electoral candidate। अब ये जो right to receive information है
ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ गया। तो इसी के अंदर आप जिनको वोट देने वाले हो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना भी अपना अधिकार है। उनके बारे में जानना मतलब कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी कितनी एसेट्स हैं, उनकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उनके एंटीसीडेंट्स कौन है, इन सबको जानना हमारा अधिकार है, जिससे कि हम डेमोक्रेसी के अंदर इन्फॉर्म्ड चॉइस फील कर सके। नेक्स्ट है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसको नोटा केस भी कहा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे कि आपका राइट टू वोट है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, किसी लॉ के अंतर्गत आपको अधिकार मिलता है तो उसको स्टैट्यूटरी राइट बोला जाता है। तो ये राइट आपको मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 के अकॉर्डिंग। बट जो नोटा है जिसमें यह कहा जाता है कि राइट टू एक्सप्रेस चॉइस वाइल वोटिंग, कि मैं तो नोटा को वोट देना चाहता हूं, ये मेरे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है